जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है दोस्तों। तो आज ही हमारी दूसरी क्लास है उसमें, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जनवरी 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर का, जो कि सीडीपी पेपर 2 है। तो पेपर 2 के जितने भी सीडीपी के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको मैंने बोला है कि 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ बता दें कि यदि आप पूरा सेट कर लेते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो वहाँ से आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि जब मैंने भी उसको क्लियर किया था ना, तो अगर पिछला प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो आपका जो है कि मनोबल भी बढ़ा रहेगा और साथ साथ चीज़ें भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और कई क्वेश्चन होते क्या हैं कि दोस्तों कितने क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक कर छोड़कर बाकी जो है कि सभी वातावरणीय कारक हैं और जो क्या करते हैं, विकास को आकार देते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो डैश पहला है शिक्षा की गुणात्मकता, दूसरा है शारीरिक गठन, और तीसरा है पौष्टिक की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, और चौथा है संस्कृति। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों वातावरणीय कारक की, तो शिक्षा की गुणात्मकता वातावरणीय कारक है जो विकास को आकार देता है। पौष्टिकता की गुणवत्ता भी है जो विकास को आकार देता है, और संस्कृति भी है जो वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। बात करें अगर एक जो शारीरिक गठन, ये जो है दोस्तों वातावरणीय कारक के अंतर्गत नहीं आता है। यह जो है मानव शरीर का एक जैविक गुण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। यानी इसको छोड़ करके बाकी जो है कि सभी जो है वातावरणीय कारक हैं जो विकास को आकार देते हैं। अब देखिए चीज़ें आपको किस तरीके से, एक क्वेश्चन में बहुत चीज़ें पता चली कि यानी कि वातावरणीय कारक में और भी चीज़ें हैं, कहीं पर दूसरे क्वेश्चन में वातावरणीय कारक को पूछ दिया, तो आप ये तीनों ऑप्शंस के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कि मिलने वाली हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। यानी दो लोग हैं और दोनों लोग जो हैं कि किसी काम को कोई जल्दी सीखता है, कोई देरी से सीखता है। तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, वैयक्तिक भिन्नता का, और अंतः संबंध। अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो ये जो है क्या हो रहा है, तो इसमें वैयक्तिक भिन्नता नजर आ रही दोस्तों। यानी कि यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो विकास दोस्तों शुरू हो जाता है ना ही शैशवावस्था, ना ही पूर्व बाल्यावस्था, ना ही उत्तरावस्था, जबकि हमारा विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। आनुवंशिकता संबंधी कारक इनमें से मुख्य रूप से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों थर्ड अगर बात करते हैं, आंखों का रंग। आप ऐसा देखे होंगे अक्सर कि किसी भी बच्चे का जो है कि आंखों का रंग उनके पिता या माता से जो है कि मिलता है, तो ये आनुवंशिकता का एक जो है कि मुख्य कारण बन सकता है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है कि राइट होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त वे डैश में भी सहायता करती हैं। यानी सीखने के में तो सहायता करती हैं, पर उसके अतिरिक्त और भी किन चीज़ में सहायता करती हैं? तो मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता, दुश्चिंता या समाजीकरण।
तो दोस्तों सीखने के साथ साथ, यानी सीखना तो सुगम बनाती हैं गतिविधियां शामिल करने सामूहिक गतिविधियों से, और ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, किसमें? संज्ञानात्मक क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, यानी किस क्षेत्र में जो है कि इसको सहायता की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसको भावात्मक क्षेत्र में जो है दोस्तों सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से पियाजे। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसे पियाजे से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कितनी भी बार पेपर हुआ हो। ठीक है, कुछ जो 2-3 टॉपिक होते हैं, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, हावर्ड गार्डनर हो गए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो आपको ये चीज़ें, आपको इस तरीके से भी कुछ चीज़ें जो है कि पढ़नी है, जो कि आपको निश्चित रूप से इस चैनल पे पार्टिकुलरली इस तरीके के टॉपिक पे वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है क्या? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता होगा कि पियाजे ने 4 जो है विकास के चरणों को बताया था। तो उसमें किस चरण में बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी चारों जो है कि जो चरण बताए हैं वो चारों चरण जो है कि यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा वो चरण है जिसमें बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो बनेगा आपका संवेदी प्रेरक अवस्था वह चरण है, यानी जिसमें जो है बच्चा वस्तु अस्थायित्व को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, या नैतिक तर्कड़ा। तो दोस्तों जो अगर हम बातें कि सही और गलत के प्रश्न बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा। क्या कहा जाता है? मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। तो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे आ गया? इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं, शायद कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं मुझे लग रहा है, या हो सकता है कि आगे पेज पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 से 14 पे आ गया तो लगता है कि एक पेज छूट गया है, पर कोई बात नहीं, उसको हम जो है कि उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से दोस्तों क्या बचती है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, यानी जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, यानी किसी एक के बारे में नहीं बताया जाता है, या पुरुष के बारे में, किसी की महानता के बारे में केवल नहीं, वो क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है, समानता की बात की जाती है किसी भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, या बार बार उनकी परीक्षा होगी, या वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ना ही वे उनको अलग करने से वो विकसित कर पाएंगे, ना ही वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे तब वो जो है अपने आप को विकसित कर पाएंगे, या फिर बार बार उनकी परीक्षा होगी तो भी जो है उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। वे तभी विकसित हो पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है।
या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी कास्ट के हों, किसी संस्कृति के हों, किसी धर्म के हों, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। सबको साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य किसी भी अन्य प्रकार की अगर योग्यता जो है कि स्थितियों के ध्यान में बिना बगैर रखे हुए सभी बच्चों को शामिल करती है, वो होती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पढ़ने से लेकर। ये किससे संबंधित है? पढ़ने से, यानी पढ़ने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, सा को वाज, वाज को सा, अनक्लियर को न्यूक्लियर या न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस तरीके के वर्डों को ध्यान नहीं देते हैं, बी और डी में अंतर नहीं समझ पाते हैं, ऐसे जो है दिक्कतों में डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ये राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रवण ह्रास से भ्रमित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं, यानी नैराश्य का सामना करते हैं? तो प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, या दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ग्रसित बच्चे होते हैं कक्षा में दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में जो है कि अक्षमता को क्या कर सकते हैं, सामना करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के गतिक क्षेत्र में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा, कि जो व्यवहार का करना सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक, बाह्य, व्यक्तिगत, अनुभविक। तो यह व्यक्ति दोस्तों, यानी यह विद्यार्थी जो है किस रूप से जो है कि प्रेरित है? तो आंतरिक रूप से प्रेरित है। वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है। तो राइट आंसर बनेगा उसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा हुआ, समूह परियोजनाएं हुई, भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या मनोरंजन द्वारा अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बनेगा, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में एक पढ़े थे कि अगर सामूहिक रूप से बच्चे जो है कि एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो इससे सीखना ही सुगम नहीं बनता है, बल्कि इससे सामाजिकरण भी होता है। तो यहाँ पर सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है, अगर वो सामूहिक रूप से होता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण। तो सृजनात्मकता की बात करें दोस्तों तो ये संबंधित होती है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन से, जिसके अनेकों आंसर हो सकते हैं, जिसके अनेकों सोच हो सकते हैं। सोच करके किसी भी चीज़ के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, अलग तरीके से सोच सकते हैं। कई रास्ते होते हैं किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन के लिए, तो होता है अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? तो अपसारी चिंतन से होती है, यानी मुक्त अंतर वाले, यानी बहुविध दिया भी है बहुविध चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है, शिक्षार्थी स्वायत्तता को पुनर्बलन या ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण किसको बढ़ावा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का
जो राइट आंसर बनेगा, यानी वह एक ऐसा विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय से जोड़ करके जो है कि पढ़ाया जाता है, तो इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को क्या करता है, बढ़ावा मिलता है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं, उनके ज्ञान की सीमा की ओर संकेत करती हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश की ओर संकेत करती हैं, या भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। तो ये संकेत करती हैं दोस्तों आवश्यक उपचारात्मक उक्तियों की ओर संकेत करती हैं, जो त्रुटियां होती हैं विद्यार्थियों के अंदर। इस वजह से जो है अध्यापक शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी में क्या त्रुटियां हैं, जिससे आवश्यक उपचारात्मक क्या कर सके, उपाय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। यानी कि कोई भी चीज़ पहले से जानते हैं और जब हम नई चीज़ें सीख रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी जो है कि जो पहले से हमारा ज्ञान है वो बाद में सीखे जाने वाले जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है, यानी उसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत जो है कि आएगा, यह क्या कहलाएगा? तो इस तरीके से यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, यानी जो पहले का अधिगम था उससे जो है कि हम बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जो अगली चीज़ें सीख रहे हैं, तो यहाँ पर शून्य स्थानांतरण होगा अधिगम का। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संशोधित करने की बात देखिए, संशोधित करना ही मेन पॉइंट है, संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाती है? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समायोजन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ये होता है समावेशन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखकर, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, या विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, या अपेक्षाओं को एक रूप स्तर के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार की बात की जा रही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों से जो है हम वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को क्या कर सकते हैं, संवर्धित कर सकता है एक शिक्षक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, या वे शिक्षक को आराम देते हैं, या वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को क्या करता है, संबंधित करता है। यानी हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गतिविधियां भी कर रहे हैं, यानी हम सभी इंद्रियों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं सीखने में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। क्या ऐसा कर रही है? या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, या कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो अगर एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसको कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, और वो सभी बच्चों के साथ जो है सामूहिक गतिविधियों में उसको शामिल कर रही है, तो वह निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार जो है कि कार्य कर रही है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और 2012 का ये पेपर दोस्तों, उसका ये लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी इस तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों आने वाले हैं। आपके सारे क्वेश्चन पेपर मैं कराता रहूँगा 1 बाय 1 करके। जैसे कि कल आपने एक किया 2011 का और आज आपने 2012 के किया, तो कल जो है नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए जो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां होती हैं, चाहे वो संगीत हो गए या फिर नृत्य प्रस्तुतियां होती हैं या फिर विद्यालय पत्रिका यानी मैगजीन निकालना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों ना, ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होती हैं, न कि विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए या फिर शिक्षक व्यवसाय में यानी व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो पूरे हम लोगों ने क्वेश्चंस 30 किए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मिसिंग थे, ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चंस। तो किसी मतलब वीडियो बनाते समय हो सकता है कि वो मिस हो गया है, पर कोई बात नहीं, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। और आगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं अगला प्रैक्टिस सेट यानी अगला जो है क्वेश्चन पेपर। तो उसको करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।